हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, हम पढ़ रहे थे क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बिल्कुल भी समय जाया ना करते हुए हम सीधा बात करेंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। उसके पहले भाई ज्ञान सलाह एकेडमी पर ये जो आपकी क्लास चल रही है इसको अपने ऑल एस्पिरेंट्स के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अभी तक हम क्या इसके चारों पिलर जो हैं उसमें से 3 पिलर्स के सब पिलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हमारा चौथा पिलर होगा और उसके सब पिलर्स के बारे में आज हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा यह कब प्रारंभ हुई। भाई 12 मई 2020। कब 12 मई 2020 को प्रारंभ हुई। ये 4 इसके क्या हैं, पिलर हैं। कौन कौन से थे? अर्थव्यवस्था, आधारभूत अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी और जीवंत जनसांख्यिकी और मांग। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर थे, 5। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई, 12 नवंबर 2020 को। और मध्य प्रदेश में जो 4 पिलर अपनाए गए वह कौन कौन से हैं? तो ये 4 पिलर थे: भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ये 4 सब पिलर थे। वहीं भौतिक अधोसंरचना में 6 सब पिलर थे। जो 6 सब पिलर थे वह क्या क्या थे? सड़क, यात्रा एवं पर्यटन, फिर नगरीय विकास एवं आवास, फिर उसके बाद बात की जल की, फिर ऊर्जा की और फिर परिवहन एवं लॉजिस्टिक की। फिर इसके बाद भाई दूसरा जो सेक्टर था वह क्या था? सुशासन। सुशासन के भी 4 सब पिलर थे। वह क्या क्या थे? ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी। इसी से तो क्या आएगा भाई? सुशासन आएगा। किससे? पारदर्शिता, जवाबदेही, जन भागीदारी से। फिर विनियमों, जो रूल्स रेगुलेशन है उनका सरलीकरण और अद्यतन करना है। फिर शिकायतों का निवारण करना है। फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा। क्या? स्वास्थ्य एवं शिक्षा, उसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में। फिर तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए हमने पढ़े थे ना, इसके लिए तकनीकी शिक्षा कौशल विकास के लिए क्या किया था? जो आईटीआई है वहां नामांकन को 64% बढ़ाकर 85% करना था। आया कुछ याद? इस तरीके से। फिर उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा की बात। फिर अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए क्या भाई? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उद्योग एवं कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के हिसाब से अगर हम इसको सोचें, आज की क्लास में हमें यही करना है। आपको रिवीजन के लिए बहुत सारा समय इस लेक्चर में खर्च नहीं कर रहा हूं ताकि आपका एक ही लेक्चर में अभी कम से कम समय में ये समाप्त हो जाए। तो भाई प्राइमरी सेक्टर से संबंधित दो सब पिलर हैं। इसमें कौन कौन से मैं बात करूं भाई? ये दोनों कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधन, ये क्या प्राइमरी सेक्टर से है। भाई अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको। फिर क्या? उद्योग एवं कौशल, ये सेकेंडरी सेक्टर से है। कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर। फिर ये जो है व्यापार एवं वाणिज्य, क्या? टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इस तरीके से आपको ये चारों पिलर याद हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या योजनाएं या टारगेट रखे गए हैं। यह हम पढ़ चुके हैं भाई। इन सब के लिए क्या किया गया? सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए पिछली क्लास में ही हमने पढ़ा। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की। तो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है तो इसके लिए सबसे पहले तो याद कीजिए पहला सब पिलर कौन सा था? किसका? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का। देखो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में जो भाई इन्होंने लिखा था, इन्हें क्या करना था? सतत विकास के साथ आर्थिक विकास। मतलब ऐसा आर्थिक विकास करना था जिसमें निरंतरता हो, प्लस लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाए। इस तरीके का आर्थिक विकास करना है। अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से परिवर्तित करना है जो सतत अर्थव्यवस्था में हो, जिसमें निरंतरता आए और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताएं और उनके लिए रोजगार जनरेट निरंतर होते रहें। तो यह मुख्य लक्ष्य था। क्या? सतत विकास के साथ साथ, मतलब अर्थव्यवस्था के सतत विकास के साथ क्या? रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अब इसमें जो पहला पिलर था क्या था? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो थे, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बात की? इन्होंने कि सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें बढ़ानी है उत्पादकता। उत्पादकता में वृद्धि करनी है।
अब उत्पादकता वृद्धि के लिए इन्होंने अलग से अपने क्या बनाए, कुछ टारगेट बनाए, कुछ नीति बनाई। तो इन्होंने क्या कहा, उत्पादकता वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, जो नवासी आदिवासी ब्लॉक हैं, एसटी ब्लॉक, मध्य प्रदेश में कितने ब्लॉक एसटी ब्लॉक हैं, कुल कितने ब्लॉक हैं, 313 ब्लॉक हैं, जिनमें से नवासी ब्लॉक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब या आदिवासी ब्लॉक हैं। तो यहाँ पर जो उत्पादकता है ब्लॉक में, उत्पादकता में 50% की वृद्धि दर्ज करनी है, उत्पादकता में 50% वृद्धि। यह सीधा प्रश्न आएगा भाई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नवासी आदिवासी ब्लॉक में कितने प्रतिशत फसल उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितने प्रतिशत, 50%। कितने, 50%। फिर इसके बाद क्या भाई, हरे चारे की उपलब्धता। हरे चारे की उपलब्धता क्यों, क्योंकि भाई कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात है तो पशुपालन की बात होगी, तो पशुओं के लिए हमें क्या, हरे चारे की उपलब्धता की जरूरत होगी। तो हरे चारे की उपलब्धता के लिए क्या, हरे चारे की उपलब्धता कितनी करनी है, दुगनी करनी है। उपलब्धता कितनी करनी है, 2x करनी है, 2x 2 गुनी करनी है। हरे चारे की उपलब्धता कितनी करनी है, 2 गुनी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या, इन्होंने कहा हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराएंगे। क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य परीक्षण होगा, मृदा स्वास्थ्य जांच लैब हैं वो भी स्थापित की जाएंगी और उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। किन्हें, किसानों को। क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। फिर इसके बाद उन्होंने कहा जो गांव हैं, गांव की जो क्या है, ग्राम की उर्वरता है, सामूहिक उर्वरता, जो गांव की सामूहिक उर्वरता है उसका मानचित्रण किया जाएगा, कि भाई मैपिंग की जाएगी उसकी, कि किस गांव में किस तरीके की क्या है उर्वरता है। प्लस क्या होगा, इस उर्वरता को जीआईएस, ये जो मानचित्र है, यह मैप जो तैयार किया जाएगा उसे जीआईएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जीआईएस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे क्या भाई सभी चीज़ों की क्या हो, सही मैपिंग हो। इसका उपयोग क्या होगा, ग्राम की उर्वरकता है, इसको हम अगर इससे जोड़ेंगे तो भाई फसल कितनी हो रही है, जीआईएस पोर्टल, तो जीआईएस से सही डेटा आएगा। फिर भाई इससे क्या होगा, साथ ही साथ अगर फसल को नुकसान हो रहा है तो सही मामले में हम उनको क्या दे पाएंगे भाई, उनको सब्सिडी दे पाएंगे, आर्थिक सहायता दे पाएंगे, क्षतिपूर्ति दे पाएंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है जीआईएस पोर्टल, तो इसको याद रखें। जीआईएस पोर्टल हमारे यही भाई, अगर उर्वरता की बात करें, हम भूमि के लैंड रिकॉर्ड की बात करें, तो फसल गिरदावरी ऐप, क्या याद कीजिए, फसल गिरदावरी ऐप, कुछ याद आया, पढ़ते हो एमपी में आप, तो यह उससे ही संबंधित हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बात की कि हम प्रमाणिक बीज और हाइब्रिड बीज भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो क्या हैं, यह जो क्या प्रमाणिक बीज हैं, इन्होंने इसमें ही बात की, जो प्रमाणिक बीज हैं, प्रमाणिक बीज पर मानकों के लिए कौन सा चिन्ह चलता है, होलोग्राम। तो होलोग्राम की अनिवार्यता की जाएगी, प्रमाणिक बीज पर होलोग्राम की अनिवार्यता होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जिससे क्या ये पॉइंट आप नोट कर लें। तो भाई नोट भी करते जाइए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके साथ भाई इन्हें क्या करना है, भाई मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आशा है आप लोगों ने क्या ले लिया हो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया हो या नोट करते जा रहे हो। साथ में नोट करते जाएं तो उससे अच्छी बात कोई नहीं होगी, क्योंकि नोट करने में आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप नोट करेंगे, आप सुन रहे हैं, लिखेंगे, हाथ चलेगा और दिमाग भी चलेगा, तो इससे क्या आपको चीज़ें क्लास के साथ याद भी हो जाएंगी, 50% चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई जो फसल हैं, जो बीज हैं, उनकी नई नई किस्मों को भी, भाई हाइब्रिड किस्में हैं, है ना, जीएम क्रॉप्स हैं, उनको डेवलप करना है। फिर इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा उत्पादकता वृद्धि के लिए ही, किसके लिए, उत्पादकता वृद्धि के लिए, कि पीपीपी मोड पर, पीपीपी मोड पर लगभग 100 नर्सरी। अब इन नर्सरी से क्या बीज भी मिलेंगे और पौधे भी मिलेंगे, बीज मिलेंगे और पौधे मिलेंगे। तो 100 नर्सरी का क्या अपडेट करना है, इनको अपडेट करेंगे। सहायता कहाँ से, पीपीपी मोड पर मिलेगी। फिर इन्होंने क्या बात की कि हमें 15,000 सोलर पंप,
कितने? 15,000 सोलर पंप स्थापित करने हैं। कितने? 15,000 सोलर पंप। तो किसके लिए? फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए 15,000 सोलर पंप। लेकिन जब आप पहुंचेंगे कहां? आप पहुंचेंगे भौतिक अधोसंरचना के ऊर्जा वाले पार्ट में, तो वहां 4500 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की बात थी और 45,000 कृषि सोलर पंप की बात थी, याद रखना। वहां अलग है, किसके अंतर्गत? भौतिक अधोसंरचना में ऊर्जा के अंतर्गत। और यहाँ पर फसल उत्पादकता वृद्धि के लिए अलग टारगेट है, तो इसको आप याद रखें। फिर हमें क्या करना है? किसानों को भी कौशल प्रशिक्षण देना है। किसानों को कौशल प्रशिक्षण देना है, तो इसके लिए क्या होगा? कृषक प्रशिक्षण हेतु, कृषक प्रशिक्षण हेतु एक क्या होगा? राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी? कौशल उन्नयन केंद्र की स्थापना होगी। किसकी? राज्य स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, किसानों को प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र की स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। तो इसको याद रखें। फिर इसके बाद बात आती है भाई कि जो प्राथमिक कृषि ऋण क्या है? सोसाइटी हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, नोट कर लीजिए भाई, क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। इन्हें क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कृषि ऋण मतलब शाख, तो क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इनसे क्या करना है? इनको सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में, जो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी है, इन्हें क्या सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में, तो ये क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी? किसानों को ऋण संबंधी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, इनके रूप में विकसित किया जाएगा। तो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी इन्हें सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर इन्होंने क्या बात की? जो बुंदेलखंड है, कहाँ? बुंदेलखंड की बात की कि बुंदेलखंड में कितने? 1,000 किसानों को, 1,000 किसान बुंदेलखंड में कितने? 1,000 किसानों को किससे जोड़ना है? इनको हमें जोड़ना है पान की खेती से। पान की खेती क्यों? क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में पान की खेती की जाती थी। जब आप क्या पढ़ते हैं, रीवा रियासत को पढ़ेंगे तो याद करेंगे, किसी एक राजा ने पंसारियों को आकर बसाया था रीवा राज्य में, तो वो बुंदेलखंड से महोबा क्षेत्र से लाकर बसाए थे। तो भाई यहाँ पर ऐतिहासिक काल से होती थी बुंदेलखंड में। तो यहाँ पर क्या पान की खेती को कितने? 1,000 किसानों को पानी खेती से जोड़ा जाएगा। तो ये क्या फसल उत्पादकता के लिए इतने प्रयास किए जाएंगे। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी हैं, इनको सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में जोड़ा जाएगा, फिर विकसित किया जाएगा और बुंदेलखंड में 1,000 किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। फिर हम बात करें कृषि में जोखिम प्रबंधन के लिए। किसके लिए? कृषि में जोखिम प्रबंधन के लिए। मतलब भाई जोखिम प्रबंधन क्या होगा? भाई फसल खड़ी हुई है, अचानक से ओले गिर गए, या फसल बुवाई का समय है लेकिन पानी आया नहीं, वर्षा नहीं हुई, मानसून आधारित है ना हमारे यहाँ किसी, तो उस जोखिम प्रबंधन के लिए क्या है भाई? जोखिम प्रबंधन के लिए हमें क्या चाहिए? जोखिम प्रबंधन के लिए पहले तो सोचो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास तकनीक हो कि हम भाई उसका अनुमान लगा सकें, टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा हमारे पास बीमा हो, इन सब की बात करेंगे ना। तो इन्होंने क्या बात की? जो हमारे यहाँ क्या है 313 क्या है ब्लॉक है मध्य प्रदेश में, क्या है 313 ब्लॉक मतलब विकासखंड। इन सभी ब्लॉक में हमें क्या करना है? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना करनी है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने हैं। फिर इसके साथ ही प्लस
एक चीज़ और करनी है, वह क्या, ऑटोमेटेड रेन गेज स्थापित करने हैं जो क्या वर्षा की मात्रा को भी बता सकें। तो प्लस ऑटोमेटेड रेन गेज भी स्थापित करने हैं। तो महत्वपूर्ण है, कितने करने हैं, 313 ब्लॉक्स में सभी जगह यह स्थापित करने हैं। फिर हमें क्या करना है, भाई भूमि उपयोग हेतु, भाई भूमि उपयोग है, वाटरशेड मैनेजमेंट है, तो मतलब इन सभी व्यवस्थाओं के आकलन के लिए व्यवस्था आकलन हेतु जो क्या व्यवस्था का आकलन करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, IRS रिमोट सेंसिंग का हम प्रयोग करेंगे। किसका, रिमोट सेंसिंग का, भाई तकनीक का ही उपयोग करेंगे ना जोखिम प्रबंधन के लिए। रिमोट सेंसिंग प्लस GIS सिस्टम, GIS प्रणाली का भी प्रयोग, रिमोट सेंसिंग और GIS प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। इसको याद रखें, GIS प्रणाली और रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा। यह किसके लिए हो जाएगा, भाई जोखिम प्रबंधन के लिए। फिर इन्होंने क्या बात की, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन्हें क्या 1000 क्लाइमेट विलेज स्थापित करने हैं। 1000 क्लाइमेट विलेज, इन्हें क्या कहा गया, जलवायु अनुकूल ग्राम, जलवायु अनुकूलित ग्राम। तो 1000 क्या करने हैं, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कितने, 1000 स्थापित करने हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इसको याद रखें। फिर इसके अलावा इन्होंने बात की, यह एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो क्या करे, भाई जो कृषि गारंटी ट्रस्ट है उसके लिए, उसके द्वारा जो बीमा उपलब्ध कराया जाता है उसका अनुमान लगाए। तो एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, बहुत नहीं। फिर इन्होंने क्या, जैविक मल्चिंग की वृद्धि हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने, भाई 5 लाख हेक्टेयर में, 5 लाख हेक्टेयर में जैविक मल्चिंग। मल्चिंग क्या है भाई, मल्चिंग भाई जो धूप है, बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है कभी कभी, तो उससे क्या होता है, उससे फसल को नुकसान होता है। तो और खरपतवार जो उगती है, फसल के चारों ओर खरपतवार उगती है, उस खरपतवार पर नियंत्रण के लिए मल्चिंग की जाती है, आजू बाजू ढाक दिया जाता है ताकि खरपतवार ना उगे। इसलिए क्या, जो 5 लाख हेक्टेयर में जैविक मल्चिंग है, वह उसके लिए क्या प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। याद रखें, इसको क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। फिर इन्होंने एक चीज और क्या की, इन्होंने की लैब टू लैंड रणनीति, लैब टू लैंड स्ट्रेटजी या रणनीति की बात की, लैब टू लैंड रणनीति अपनाने की बात थी। कौन सी रणनीति की बात की, लैब टू लैंड रणनीति की बात की इन्होंने। कौन सी, लैब टू लैंड रणनीति। इसके अलावा इन्होंने क्या, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में कितने, 6 कृषि विज्ञान केंद्र क्या करेंगे, 6 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करेंगे। कितने, 6 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करेंगे। फिर इसके साथ ही ये क्या, फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, किसकी, फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। फसल है तो भाई इनको रोग भी तो हो सकते हैं, इससे भी जोखिम प्रबंधन करना है, तो फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए भाई, यह याद करना आपको जरूरी है, यह प्रश्न पूछे जाएंगे। फसल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी इसके माध्यम से। फिर इन्होंने और क्या बात की कि भाई इन्होंने गहरी जुताई हेतु, गहरी जुताई हेतु किसकी, हलधर योजना, हलधर योजना किसके लिए थी, यह किसके लिए, यह थी भाई गहरी जुताई हेतु। फिर इन्होंने बात की एक किसकी, यंत्रदूत योजना, यंत्रदूत योजना। यह यंत्रदूत योजना किस चीज के लिए थी, यह थी भाई कृषि में उपकरण, कृषि उपकरण या कृषि के
उपकरण के उपयोगों के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। क्या? यंत्रदूत योजना कृषि के मशीनीकरण के लिए। किसके लिए? कृषि के मशीनीकरण के लिए। कौन सी? यंत्रदूत योजना और हलधर योजना। हलधर योजना क्या? गहरी जुताई के लिए, गहरी जुताई के लिए खेतों में। इसके अलावा इन्होंने क्या बात की? इन्होंने कहा हम पीपीपी माध्यम से क्या होंगे? टिश्यू कल्चर को बढ़ावा देंगे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को प्रोत्साहन। किसके माध्यम से यह प्रोत्साहन देंगे? पीपीपी मोड पर। पीपीपी मोड पर यह प्रोत्साहन ये उपलब्ध कराएंगे। इसको भी आप याद रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो इन्होंने कितने? 3000 एग्री क्लिनिक की बात की। कितने? 3000 एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। कितने? 3000 एग्री क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। इसकी बात की इन्होंने कृषि अधोसंरचना में। फिर अब हम बात करते हैं कि उद्योग और कौशल विकास के लिए क्या बात की। भाई पहले पशुपालन भी रह गया इसमें, एक क्षेत्र क्या रह गया? पशुपालन। हम बात करें पशुपालन के लिए तो पशुपालन के लिए इन्होंने बेसिक की बात की। पहला तो भाई जो वीर मतलब कहना चाहिए कि ब्रीडिंग सेंटर है या वीर्य शोध संस्थान है, जो पशु वीर्य शोध संस्थान है, उनकी स्थापना की जाएगी। फिर एक महत्वपूर्ण क्या था भाई? जो मंडला है, मंडला में क्या होगा? जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ? मंडला में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए इसको। क्या करना है? नोट कर लीजिए। किसको? जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र। फिर इन्होंने बात की कि भाई बाजार से जोड़ने के लिए एपीएमसी की बात की जाएगी। एपीएमसी को भी ऑनलाइन किया जाएगा। जो मंडी होती है, कृषि उपज मंडियां, इनको ऑनलाइन किया जाएगा। इनको भी इनसे जोड़ा जाएगा। इनसे जोड़ा जाएगा लोगों को, और इन्हें ई नाम पोर्टल से, एपीएमसी किससे? ई नाम से जोड़ा जाएगा। किससे? ई नाम से जोड़ा जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण है इसके लिए बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बात की कि भाई जो खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण, उसे क्या? एमएसएमई विभाग में। अब हम उद्योग की बात करें थोड़ी सी। किसकी? उद्योग की बात करें। अगर हम किसकी बात करें? उद्योगों की। उद्योग के लिए क्या करना है? पहले तो उन्होंने कहा जो खाद्य प्रसंस्करण है उसे एमएसएमई विभाग के अधीन लाना है। एमएसएमई विभाग के अधीन लाया जाएगा। किसे? खाद्य प्रसंस्करण को। किसको? खाद्य प्रसंस्करण को। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो औद्योगिक गतिविधियां होंगी, जो उद्योग गतिविधि हैं, यह किसके अंतर्गत? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत आएगा। किसके? इसके अधीन इसे शामिल किया जाए। किसके अधीन? औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के अधीन इसको लाया जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए रेस्को मॉडल अपनाया जाएगा। कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा? रेस्को मॉडल। तो इन रेस्को मॉडल से क्या होगा? रेस्को मॉडल किस चीज के लिए? औद्योगिक इकाइयों पर, औद्योगिक इकाई में क्या करना है भाई? अक्षय ऊर्जा स्रोत। रेस्को मॉडल। रेस्को मॉडल एक रेस्को कंपनी है, उसने यह मॉडल अपनाया होगा तो उसे रेस्को मॉडल नाम दिया गया था। तो यह महत्वपूर्ण है। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा 4 प्रकार के निवेश कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। 4 प्रकार के क्या होंगे? निवेश कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे, उनमें यह रेस्को मॉडल लागू किया जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स के लिए हम प्रयास करेंगे, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाएंगे। लॉजिस्टिक पॉलिसी,
लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर इन्होंने भाई जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, हस्तशिल्प उत्पाद, इनके लिए मृगनयनी एम्पोरियम की बात की कि इनको हम और विस्तारित करेंगे, ऐसे ही और भी नए आयाम। फिर इन्होंने क्या, जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की बात की। किसको? जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की बात की, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भाई ओडीओपी संचालित है। फिर रोजगार के लिए एक रोजगार सेतु ऐप की बात की थी। किसकी? रोजगार सेतु ऐप, यह विकसित की जाएगी। तो भाई यह क्या, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं। किससे? अर्थव्यवस्था और रोजगार संबंधित। अब एक और चीज महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कुल 8 मिशन भी थे। कितने? 8 मिशन भी हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग मिशन है। यह महत्वपूर्ण है। यह आपसे क्या, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहाँ पूछे जाएंगे? सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो याद कर लीजिए, पहला जो पिलर था, पहला पिलर क्या था हमारा? पहला पिलर था भौतिक अधोसंरचना। भौतिक अधोसंरचना। हम क्या देख रहे हैं? मिशन। भाई मिशन याद रखें, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप है, इसके अंतर्गत जो मिशन हैं, तो भौतिक अधोसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत 2 मिशन हैं। सॉरी। चलिए, तो भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत जो 3 मिशन हैं, भाई 3 मिशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भौतिक अधोसंरचना हमें क्या करना है भाई? निर्माण करना है। तो मिशन निर्माण, और हम निर्माण करेंगे तो भौतिक अधोसंरचना हमें कहाँ कहाँ डेवलप करनी है? तो हमें पहले तो भौतिक अधोसंरचना वो डेवलप करेंगे कहाँ? ग्रामों में। तो उसका नाम क्या है? ग्रामोदय, मिशन ग्रामोदय। फिर हमें क्या, नगरों में भी करनी है, तो मिशन नगरोदय। मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय, 3 हुए किसमें? भौतिक अधोसंरचना में। तो 3 कहाँ? भौतिक अधोसंरचना में। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में, दूसरा क्या था? स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में कितने? दो मिशन हैं। कितने? 2 मिशन हैं। पहले तो जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए हम क्या शब्द? निरामयम। तो कौन सा है? मिशन निरामय। मिशन निरामय। और बुद्ध को शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। तो मिशन बोधि, यह शिक्षा के लिए हो जाएगा। मिशन बोधि याद रखें, आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत ही सरल हैं। फिर जो तीसरा सेक्टर है, तीसरा पिलर है, वह क्या था भाई? हमारा जो तीसरा पिलर था वह था सुशासन। तो सुशासन के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सुशासन में जन भागीदारी और लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो मिशन था वह था मिशन जनगण। जनगण का मन, तो मिशन जनगण, यह क्या था? यह सुशासन के लिए। और तो कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1, 6। अब बचे 2 मिशन, कुल 8 मिशन थे। तो जो हमारा चौथा पिलर था वह क्या था? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, है ना, चौथा पिलर। तो इस पिलर के लिए जो 2 मिशन संचालित किए गए हैं, वह 2 मिशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था के लिए तो मिशन अर्थ। कौन सा? मिशन अर्थ। और रोजगार तो मिशन दक्ष। मिशन दक्ष, जिसे क्या? मिशन स्वावलंबन भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मिशन स्वावलंबन। तो भाई कौन कौन से 8 मिशन इसके अंतर्गत संचालित हैं? तो मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय और मिशन निरामय, मिशन बोधि, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, सुशासन के लिए मिशन जनगण और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए मिशन अर्थ और मिशन
दक्ष, यह 8 मिशन संचालित हैं। अब भाई यहाँ पर हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश समाप्त होता है। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इससे प्रश्न आने की संभावना 100% है, 100%। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में 100% रखे मिलेंगे। तो यह बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयार कर लेना दोस्तों, जिससे आपका क्या ये प्रीलिम्स की लड़ाई है उसमें आप एक कदम आगे रहे। तो भाई चलिए, आप यहाँ पर हम ये क्लास भी समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि भाई इस क्लास को अपने और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें और भाई रिव्यू दें कि भाई किस तरीके से आपको चीज़ें याद हो रही हैं और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं यह भी बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।